तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे। प्यारे साथियों, इस चैनल के माध्यम से मैं अपने भूगोल का जो नोट्स है प्यारे साथियों इसको शेयर कर रहा हूँ। जी हाँ प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं अर्थक्वेक यानी भूकंप पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले देख लें, उसके बाद पार्ट 2 देखते हैं तो बेहतर रूप से समझ में आएगा। एक आपको सिस्टमेटिकली आपको यह बेहतर रूप से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आइए हम बात करते हैं भूकंप के बारे में। देखिए यहाँ पे हमने ये भूकंप पार्ट 1 में इसके बारे में हमने देखा था। आप उस वीडियो को देख लीजिए, ये इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज पार्ट 2 में देखिए, पार्ट 1 में हम कहाँ तक पढ़ा दिए हैं इसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। मानवजनित कारण, भूकंपी तरंगे, यहाँ पे गौर करिएगा। प्राथमिक तरंगों के बारे में डिस्कस किया, ठीक है ना। द्वितीय तरंगों के बारे में हमने उसमें डिस्कस किया था। दीर्घ तरंगे यानी लॉन्ग वेव्स के बारे में हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। और यहाँ पे देखा जाए भूकंपी तरंगे पार्ट यहाँ तक हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। यहाँ तक हमने पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था। आइए अब हम देखें पार्ट 2। पार्ट 2 में अगर हम बात करें प्यारे साथियों तो यहाँ से है आपका, तो थोड़ा सा मैं बैक आऊँ, यहाँ पे देख लिया जाए भूकंपी तरंगों का मापन कैसे होता है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा हम बैक आकर यहाँ पे देख रहे हैं प्यारे साथियों, थोड़ा सा बैक आके देख रहे हैं यहाँ पे कि भूकंपी तरंगों का मापन हमने पार्ट 1 में दिखाया बताया है। एक बार पुनः यहाँ पे थोड़ा समय ले लूँ। भूकंपी तरंगों का मापन जो है सिस्मोग्राफ में किया जाता है, जिसमें कई स्केल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें रिक्टर स्केल जो है प्यारे साथियों वह मर्केली स्केल प्रसिद्ध है। यानी रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल जो है ये प्रसिद्ध है। लेकिन अगर देखा जाए प्यारे साथियों तो वर्तमान जो है भूकंपी तरंगों को रिक्टर स्केल पे मापा जाता है, जिसमें 0 से 10 का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे 0 से 10 के बारे में, अब 0 से 10 बताइएगा प्यारे साथियों, अगर 10 नहीं रहेगा तब आप 9 बताइएगा, ठीक है ना। तो 0 से 10 का यहाँ पे देखा जाए तो प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगर बात की जाए तो पार्ट यहाँ पे देखा जाए प्यारे साथियों तो इसी से कनेक्ट है। यहाँ पे देखा जाए, इसको जोड़ रहा हूँ मैं, कि जिसमें 0 से 10 का प्रयोग किया जाता है और रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में, हाँ ध्यान से देखिएगा, और रिक्टर स्केल पर प्रत्येक जो इकाई है वो पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता व्यक्त करता है। यानी अगर बात की जाए 3 2 तो 2 से पहले 1 है। यानी बात की जाए आपका 9 तो 9 से पहले क्या 8 है, तो 8 और 9 के बीच अगर बात किया जाए तो 10 गुने तीव्रता का अंतर है प्यारे साथी, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा, 10 गुना तीव्रता व्यक्त करता है, ठीक है। आइए हम बात करें अगला, पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंपी तरंगों का संचरण कैसे होता है, ठीक है ना। उसी को मैं फिगर के माध्यम से यहाँ पे दिखाया हुआ है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंपी तरंगों का संचरण मतलब भूकंपी तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग में कैसे यह चलती है, तो इसको हमने फिगर से दिखाया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि भूकंप के दौरान PSL ये 3 तरह की तरंगें चलती हैं, जिसको मैंने वीडियो यानी भूकंप पार्ट 1 में हमने इसको बता रखा है, ठीक है ना। आइए इसको देखें। तो इस जो वेव्स है भूकंप पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंपी तरंगों का संचरण, यहाँ पे गौर से देखिए प्यारे साथियों, इस के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ये इस का फिगर यहाँ पे देख लीजिए, ये इस का फिगर है, ठीक है ना। इस वेब से यानी केवल ठोस में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यह जो है प्यारे साथियों, यह जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा और मैं यहाँ पे जूम कर दूँ, यह जो है प्यारे साथियों ना, ये केवल देखा जाए तो केवल ठोस में चलती है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो मान लो ये अधिकेंद्र है, मान लो ये क्या है, अधिकेंद्र है। तो अधिकेंद्र से अगर ये पृथ्वी के अंदर जाती है प्यारे साथियों, तो यह जब ये सीधे जाती है तो यहाँ सीधे जाकर यहीं तक ये जा पाती है प्यारे साथियों। जहाँ तक ये ठोस भाग होता है वहाँ तक इस तरह जाती है और ये सतह की तरफ क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। देखिए ये सतह की तरफ मुड़ जाती है और अधिकेंद्र से यह 105 डिग्री तक का कोण बनाते हुए यहाँ तक ये मुड़ती है, ठीक है ना। यानी 105 डिग्री दोनों तरफ देखा जाए तो यह अधिकेंद्र से यहाँ तक ये पहुँचती है। यानी ये देखा जाए तो ये पूरा क्या है, ठोस अवस्था है, ठीक है ना। यानी इसके मतलब ये कंफर्म हो गया कि इस तरंगों के माध्यम से पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है क्या है, वो ठोस है। ऊपरी सतह बोले तो क्या क्रस्ट और मेंटल जो है ये क्या है, ठोस अवस्था में, ठीक है ना। आइए अगर देखा जाए ठोस अवस्था का मतलब एक देखा जाए तो घनत्व में अंतर है, कुछ अर्ध ठोस है, कहीं पे ठोस ज़्यादा है, कहीं पे कम ठोस है, इस हिसाब से ये है, ठीक है। आइए देखा जाए
अगला पॉइंट अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो यहाँ पे ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, ये एस वेव्स शैडो जोन है ना। एस वेव शैडो जोन क्या है, यानी 105 से लेकर 105 के बीच में ये जो एरिया आ रहा है प्यारे साथियों, इसमें जो एस तरंग नहीं पाई जाएगी ना, इस एरिया में एस तरंगे नहीं पाई जाएगी। क्यों कि बीच में ये जो है कोर जो है पृथ्वी का, ये तरल अवस्था में प्यारे साथियों, कोर जो है तरल अवस्था में, ठीक है ना। और कोर का बाहरी जो हिस्सा है, बाहर उत्तरी जो कोर है प्यारे साथी, यानी ऊपरी कोर जो बाहरी कोर होता है, ये तरल अवस्था में है ना। इस तरल अवस्था की वजह से ये इस तरंगे इधर संचरण नहीं कर पाती है ना, इस तरंगे इधर संचरण नहीं कर पाती है। तो इस तरह की ये छाया क्षेत्र है, याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या ये इस तरह की छाया क्षेत्र है। एक बार इसको पुनः देख लें आप, ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें अगला पॉइंट की बात करें प्यारे साथियों, तो पी वेव्स यानी प्राथमिक जो तरंग है प्यारे साथियों, इसका हम चित्र में यहाँ पे दिखाए हैं। चित्र को थोड़ा सा ध्यान से देखें आप, ये चित्र को आप देखिएगा, बेहतर रूप से समझ में आ जाएगा। तो प्यारे साथियों अगर हम देखें, थोड़ा सा इसको और नीचे करें, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो पी वेव्स जो है ये अधिकेंद्र, मान लो ये अधिकेंद्र है, तो ये अधिकेंद्र में ठोस में तो जाती है, ठोस में ये संचरण करती है, ठोस में तो संचरण करती है नो डाउट। लेकिन जब ये आगे जाती है तो जो कोर का जो बाहरी कोर है वो द्रव अवस्था में है, और वो द्रव अवस्था को पार करती है। और द्रव, क्योंकि इसकी खासियत क्या है, ठोस द्रव और गैस तीनों अवस्था में चलने की ये खासियत रखती है। तो जब ठोस में तो सीधे चल रही थी प्यारे साथियों, लेकिन जब द्रव फॉर्म में गई, ये कोर अवस्था में गई, तो प्यारे साथियों ये यहाँ पे थोड़ा सा विचलित हो गई, और विचलित होने के बाद पुनः जब कोर से पार किए तो पुनः ये ठोस अवस्था उसको एरिया आ गया, और फिर क्या होने लगा, ये सीधे यह तरंग चलने लगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा जाए इस तरंग की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो इस तरंग कर रहा हूँ, सॉरी, पी तरंग की बात की जाए तो 105 से लेकर 145 तक की अगर बात की जाए, देखिएगा 145 कोण, 145 डिग्री का कोण बनाते हुए ये सीधे निकलती है, ठीक है ना, दोनों साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए कि पी वेव्स का जो शैडो जोन है ये कहाँ है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये पी वेव्स का शैडो जोन है। देखिए मैं इसको जूम कर दूं, आप देख लीजिए। पी वेव्स का अगर शैडो जोन की बात की जाए प्यारे साथियों, तो 145 और 105 के बीच का ये जो एरिया है, यहाँ पे पी नहीं पाया जाता। देख लीजिए यहाँ पे पी हमने दिखा कर काट दिया है यहाँ पे, यानी ये पी वेव्स शैडो जोन है, पी वेव्स शैडो जो है पी तरंग की छाया है प्यारे साथियों, ठीक है ना, दोनों तरफ ये पी तरंग की छाया है। लेकिन एस की बात की जाए तो यहाँ पे एस नहीं है, एस यहाँ भी नहीं है, एस यहाँ भी नहीं है, और एस यहाँ भी नहीं है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एरिया जो है ये एस तरंग का छाया एरिया है। लेकिन पी की बात की जाए प्यारे साथियों, तो पी का ये केवल ये वाला एरिया क्या है, ये शैडो जोन में आता है, ठीक है ना। तो ये कोण आप याद रखिएगा 105 145, ठीक है ना, 105 से 145 याद रखिएगा। आइए देखते हैं उसके बाद अगर बात की जाए एल वेव्स की बात की जाए, तो यह केवल धरातल पे चलती है। यह केवल कहाँ तक चलती है, धरातल पे चलती है। तो देखिए मैं इसको धरातल पे यहाँ पे मेंशन किया हूँ ना, ये एपिसेंटर है, एपिसेंटर से यह धरातल पे चलती है, इसीलिए ये बहुत ही विनाशकारी हो जाती है, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे और पॉइंट को यहाँ पे देखा जाए प्यारे साथियों। तो सामान्यतः अगर बात की जाए, थोड़ा सा आइए नीचे, सामान्यतः अगर बात की जाए प्यारे साथियों ना, सामान्यतः बात की जाए तो पी और एस लहरें युग्म में चलती है ना। पी और एस लहरें कैसे चलती हैं, युग्म में चलती हैं। पी एस तरंग युग्मों की गति सर्वाधिक होती है, यानी पी एस का जो युग्म है प्यारे साथियों, पी एस युग्म तरंगों की गति क्या होती है, सर्वाधिक होती है। कुछ विद्वानों ने भूकंपी लहरों के अन्य युग्मों का भी पता लगाया है, यानी यहाँ पे याद रखिएगा पी और एस जो है युग्म में चलती है। पी एस तरंग की युग्म जो होता है प्यारे साथियों, सर्वाधिक क्या होती है, ये गति इसकी सर्वाधिक होती है। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसको, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कुछ विद्वानों ने इसको क्या किया है कि कुछ विद्वानों ने क्या किया है कि कुछ विद्वानों ने भूकंपी लहरों के अन्य युग्मों का भी पता लगाया, जिसमें पी, जी और एस जी की गति सर्वाधिक कम है। यहाँ पे देखिएगा पी, जी और एस जी की गति जो है ये सर्वाधिक कम है, और पी स्टार एस स्टार की जो गति है प्यारे साथियों, यह गति जो है उक्त दोनों के माध्यम से क्या है, दोनों के मध्य है, दोनों के मध्य यानी औसत है। यहाँ पे पी एस की बात की जाए और पी जी और पी एस तो जो है इसकी गति तो सर्वाधिक है, लेकिन पी जी की गति क्या है सबसे कम है। तो सबसे कम और सर्वाधिक के बीच की यह जो गति कौन है, पी स्टार
और एस स्टार की गति है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा। तो ये पी जी और एस जी की गति कम है, पी स्टार एस स्टार की गति क्या है, मध्यम है, और पी और एस तरंग युग्मों की गति क्या है, सर्वाधिक है। ठीक है ना, ये सर्वाधिक है। उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आइए अगला पॉइंट देखते हैं प्यारे साथियों। इन भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसे सर्वमान्य माना गया। यानी इन्हीं भूकंपीय तरंगों के आधार पर ना पी एस के आधार पे, खास तौर से विशेष रूप से पी एस के आधार पे ना, क्योंकि यही तरंगें पृथ्वी के अंदर जाती है, पृथ्वी के इंटरनल भाग में यह जाती है प्यारे साथियों, एल तो धरातल पे ही रह जाती है। तो विशेषतः पी और एस के माध्यम से अगर बात की जाए तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सही जानकारी मिल पाया है, सर्वमान्य माना गया इसी को। ठीक है ना। आइए देखा जाए आइसोसीस्मोलाइन क्या होता है। आइसोसीस्मोलाइन क्या होता है प्यारे साथियों, यहाँ पे देख लीजिए आइसोसीस्मोलाइन क्या होता है। तो आइसोसीस्मोलाइन की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो यहाँ पे देखिएगा आइसोसीस्मोलाइन क्या होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो समान भूकंपी तीव्रता वाले स्थानों को, यहाँ ध्यान दीजिएगा, समान भूकंपी तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको ही समभूकंपी रेखा कहते हैं। यानी थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि समान भूकंपी तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को यहाँ पे समभूकंपी रेखा कहते हैं, और इसको यहाँ पे फिगर के माध्यम से यहाँ पे दिखाया है। जैसे मान लो ए स्थान है, ये बी स्थान है, ये सी स्थान है और ये डी स्थान है। यहाँ भी 7 तीव्रता का भूकंप आया, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7। तो इसको मिलाने वाली जो ये रेखा है प्यारे साथियों ना, इसी रेखा को क्या कहते हैं, इसी रेखा को कहते हैं आइसोसीस्मोलाइन। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है प्यारे साथियों, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये अगला पॉइंट है होमोसिस्मोलाइन क्या होता है। प्यारे साथियों अगर होमोसिस्मोलाइन की अगर बात की जाए तो ये होमोसिस्मोलाइन क्या होता है, तो इसमें ध्यान से समझिएगा, एक ही समय पर आने वाली जो भूकंपी क्षेत्रों को, भूकंपी क्षेत्र हैं, यानी समय एक ही, यहाँ पे समय सेम समय की बात किया। जैसे मान लो समय क्या यहाँ दे दिया है, मान लो 10 बजे ले लो, 8 बजे ले लो, जो भी समय ले लो, समान समय होना चाहिए। तो एक ही समय पे आने वाली भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको होमोसिस्मोलाइन कहते हैं ना। तो एक ही समय पे, ध्यान से देखिएगा, एक ही समय पे आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को होमोसिस्मोलाइन कहते हैं। यानी ये आपका है, देखिएगा टाइम देखिए 2 बजे मैंने लिया है, 2 बजे मैंने लिया है यहाँ पे। तो सभी जगह देखिए ए बी सी और डी, ये सभी जगह मैंने समान समय लिया है। ठीक है ना, समान यहाँ पे समय लिया है, इसी को कहते हैं होमोसिस्मोलाइन। होमोसिस्मोलाइन की अगर बात की जाए तो इसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, सभूकंपी रेखा कहते हैं। याद रखिएगा, सभूकंपी रेखा कहते हैं। तो ये रहा आपका होमोसिस्मोलाइन। ठीक है। यहाँ पे इपीसेंटर की अगर बात की जाए तो इपीसेंटर क्या होता है, तो इपीसेंटर आपको पता है प्यारे साथियों, फिर भी एक बार देख लीजिएगा कि इपीसेंटर यानी अधिकेंद्र, इसको उत्केंद्र भी कहते हैं, कि भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम हो, यानी जहाँ भूकंप का उद्गम हो रहा है उसके, मान लो ये भूकंप का उद्गम एफ है, तो यहाँ पे सबसे समीप एरिया तो यही होगा। तो इस सबसे समीपतम निकटतम जो होता है प्यारे साथियों, अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है, यानी इसी इपीसेंटर पे सबसे पहले तरंगों को क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है। और यहाँ पे जानने की कोशिश करिए यहाँ पे कि अधिकेंद्र जो है उद्गम स्थान, अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री कोण पर होता है। याद रखिएगा, ये सब पॉइंट आपको मिलेगा प्यारे साथियों, ये सब पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन किस तरह बनाएगा प्यारे साथियों, कथन में ये सब पॉइंट दे देता है। ठीक है ना। तो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री कोण पर यह अधिकेंद्र का एरिया होता है। ठीक है ना। आइए लेते हैं अगला पॉइंट, फोकस क्या होता है। तो फोकस आपको पता है प्यारे साथियों कि यह भूकंप का उद्गम केंद्र है। इसे अवकेंद्र या हाइपोसेंटर भी कहते हैं। नया वर्ड देखिएगा यहाँ पे कि फोकस को या भूकंप मूल को क्या कहते हैं, अवकेंद्र यानी हाइपोसेंटर कहते हैं। ये भूकंप मूल है, क्या भूकंप मूल कहिए, भूकंप केंद्र कहिए, इंग्लिश में फोकस कहते हैं। इसका अलग नाम क्या है, अवकेंद्र यानी हाइपोसेंटर। याद रखिएगा प्यारे साथियों। आगे बात करते हैं कि भूकंपों का भौगोलिक वितरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि भूकंप का भौगोलिक वितरण क्या है। ध्यान से देखिएगा कि जियोग्राफिकल, थोड़ा सा और यहाँ पे मैं डाउन कर दूँ, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि वास्तव में पृथ्वी पर यानी भूपटल पर जो भी क्षेत्र भूकंप से प्रभावित है वे
भूगर्भिक रूप से अस्थिर है। जाहिर सी बात है कि इस भूपटल पे यानी पृथ्वी पर भूकंप से प्रभावित जो भी क्षेत्र हैं वह भूगर्भिक रूप से क्या है, अस्थिर हैं। अस्थिर हैं तभी तो भूकंप आता है। ऐसे क्षेत्र को यहाँ पे देखिएगा, ऐसे क्षेत्र मुख्य रूप से दो हैं, ठीक है ना। यानी पृथ्वी पर देखा जाए तो ऐसे क्षेत्र मुख्य रूप से क्या है, दो हैं। वे क्षेत्र जो प्लेट के किनारे ऊपर हों, वे क्षेत्र जो प्लेट किनारे के क्या ऊपर स्थित हो, और वे क्षेत्र जो भ्रंश घाटियों के साथ साथ पाई जाती हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि वे क्षेत्र जो प्लेट किनारों के ऊपर स्थित हो, और वे क्षेत्र जो भ्रंश घाटियों के साथ साथ पाई जाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि धरातल पर भूकंपीय क्षेत्रों की पहचान की गई है कि ऐसे कौन कौन सा क्षेत्र है जो भूकंपीय दृष्टि से अधिक संवेदनशील है, ठीक है ना। यानी धरातल पर भूकंपीय क्षेत्रों की पहचान की गई है, और ऐसे कौन कौन से क्षेत्र आते हैं जो अधिक संवेदनशील क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों को भूकंपीय पेटी कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी है, जिनकी संख्या मुख्य रूप से क्या है, 3 है। तो अति संवेदनशील क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों को भूकंपीय पेटी कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी है प्यारे साथियों, तो 3 है। आइए इन तीनों को देखा जाए। पहला क्या है, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, ठीक है ना। यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी है जो विश्व के कुल अगर देखा जाए तो 63% भूभाग पर इस पेटी के माध्यम से भूकंप आता है, ठीक है ना। अगर बात की जाए प्यारे साथियों, इस पेटी में विश्व में सर्वाधिक 63% घटनाएं होती हैं। यानी इसी प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी के माध्यम से अगर देखा जाए तो 63% घटनाएं सर्वाधिक विश्व में होती है प्यारे साथियों। इस पेटी में आने वाले जो भूकंप का संबंध प्लेटों के अविसरण, यहाँ से ध्यान देखिएगा, प्लेटों के मध्य अविसरण गति से है ना। प्लेटों के मध्य क्या है, अविसरण गति से है। प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी जो है प्लेटों के मध्य अविसरण गति से, ये पॉइंट याद रखिएगा, प्लेटों के मध्य अविसरण गति से है। और इस पेटी में पूर्वी तट पे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समझाने की कोशिश यहाँ पे देखिएगा आप लोग, हाँ देखिए इसको। तो यहाँ पे अगर देखा जाए प्यारे साथियों तो प्लेटों के मध्य अविसरण गति से है। इस पेटी में पूर्वी तट पर चिली, इस पेटी की बात किया जा रहा है कि पूर्वी, इसको मैं फिगर से आगे मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना। पूर्वी तट पे चिली तट आएगा, पेरू तट आएगा, कैलिफोर्निया तट आएगा, और अलास्का तट के सहारे भूकंप के सर्वाधिक झटके आते हैं। यानी इस पेटी का जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट की अगर बात की जाए प्यारे साथियों तो ये चिली आएगा, पेरू तट, कैलिफोर्निया, प्रशांत महासागर के हिसाब से पूर्वी तट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अलास्का आएगा, ये सारे भूकंप के सर्वाधिक झटके आते हैं। वही इस पेटी के पश्चिमी तट पर जापान द्वीप, पश्चिमी तट बोले तो प्रशांत महासागर के अकॉर्डिंग मैं पश्चिमी तट बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं अपने देश, मैं एशिया के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो जापान द्वीप समूह, फिलिपाइन द्वीप समूह, और यहाँ पे देखिएगा न्यूजीलैंड, यहाँ पे कौन है पॉइंट देखिएगा, न्यूजीलैंड क्षेत्र तक तीव्र गति से भूकंप आते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा प्यारे साथियों आपका, यहाँ पे देखिएगा, ये रहा इस पेटी की बातें, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा और देखिए। अब आइए इस पेटी को एक बार देख लीजिए प्यारे साथियों, इसको मैं थोड़ा सा दिखा दूँ आपको ताकि आप स्पष्ट इसको देख पाएँ, ठीक है। तो ये रहा आपका, हाँ। आइए अब देखते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी ना। तो ये था ये जो था प्रशांत महासागरीय पेटी था। ये कौन सा पेटी था, महासागरीय पेटी था। लेकिन आगे की जो पेटी है, दूसरा पेटी है, यह मध्य महाद्वीपीय पेटी है। ये कैसी पेटी है, तो मध्य महाद्वीपीय पेटी है प्यारे साथियों। मिड कंटिनेंटल बेल्ट है, ठीक है ना। आइए इस बेल्ट की बात करें तो यह पेटी जो है अटलांटिक महासागर के केप वर्डे, यानी अटलांटिक महासागर में जो केप वर्डे द्वीप है वहाँ से प्रारंभ होती है, और अटलांटिक महासागर होते हुए, भूमध्य सागर होते हुए, यानी भूमध्य सागर को पार करके आल्प्स पर्वत, काकेकस पर्वत, कैस्पियन सागर, हिमालय पर्वत, इसके बाद दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीपों के सहारे होते हुए यह प्रशांत महासागर पेटी में, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं यहाँ पे देखिएगा, तो इन काकेकस पर्वत, कैस्पियन सागर, हिमालय पर्वत, इसके बाद दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीपों के सहारे होते हुए प्रशांत महासागरीय पेटी में मिल जाती है। तो यहाँ पे गौर करिएगा, ये पेटी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये पेटी स्टार्ट होती है अटलांटिक महासागर के केप वर्डे से, और कहाँ जाकर मिलती है, तो यह प्रशांत महासागर पेटी में जाकर ये मिल जाती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस पेटी का संबंध भी प्लेटों के मध्य अभिसरण क्रिया से, याद रखिएगा, ये भी जो पेटी है ये प्लेटों के मध्य अभिसरण क्रिया से प्यारे साथियों, जो प्लेटें पास आती हैं
इसको पीछे हमने बताया प्लेट जो पास आती है प्यारे साथी इसको अभिसरण गति कहते हैं, तो ना तो प्लेटों के अभिसरण गति की क्रिया इस प्लेट में, इस बेल्ट में भी देखी जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे देखा जाए कि इस पेटी के पश्चिम में अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य अभिसरण हो रहा है। जी हाँ, यानी पश्चिमी एरिया में देखा जाए तो अफ्रीकन प्लेट जो है ये यूरेशियन प्लेट एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और पूर्व में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के मध्य अभिसरण हो रहा है, और पूर्व में देखा जाए तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है और यूरेशियन प्लेट जो है ये पास आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह दोनों के बीच क्या हो रहा है, अभिसरण हो रहा है, ठीक है। आइए इसको हम फिगर्स के माध्यम से आगे हम दिखावेंगे। इस पेटी में विश्व के 21% भूकंप आते हैं। विश्व के अगर देखा जाए तो 21% ज़्यादा ये क्षति पहुंचाती है इस पेटी के अंतर्गत, ठीक है ना। तो भारत का भूकंपी पेटी इसी पेटी में आता है। याद रखिएगा कि भारत का जो भूकंपी पेटी है वो किस पेटी में आता है, तो वह मध्य, यहाँ पे देखिएगा इसमें आता है, तो मध्य महाद्वीपीय पेटी में भारत का भूकंपी पेटी भी आता है। उसके बाद अगर बात करें तो इस पेटी में कौन कौन एरिया आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे देखा जाए। अभी हमने बात किया था कि भूकंपी पेटी इसी पेटी में आता है। इस भूकंपी पेटी में वलित पर्वत पाए जाते हैं। याद रखिएगा मध्य महाद्वीपीय पेटी में, भूकंपी पेटी में वलित पर्वत पाए जाते हैं। तो इसी में आल्प्स पर्वत, काकेशस पर्वत, हिंदुकुश पर्वत, हिमालय पर्वत इत्यादि इसी पेटी में आते हैं प्यारे साथियों, ठीक है ना। आइए देखा जाए मध्य अटलांटिक पेटी, थर्ड क्या है, मध्य अटलांटिक पेटी है प्यारे साथियों। इस पेटी की अगर हम बात करें, प्यारे साथियों, तो इस पेटी का संबंध मध्य अटलांटिक कटक से है ना। यानी मध्य जो अटलांटिक कटक है, यानी अटलांटिक महासागर में जो बीच में एक कटक बना, अभी हम दिखाएंगे इसको फिगर के माध्यम से। तो इस मध्य अटलांटिक कटक से अटलांटिक महासागर के बीचों बीच प्लेटें एक दूसरे से दूर हट रही हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा कि इस पेटी का संबंध मध्य अटलांटिक कटक से है। अटलांटिक महासागर के बीचों बीच जो है प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं, अर्थात अपसरण करती हैं। हटना का मतलब क्या, अपसरण करना यानी दूर जाना। इस तरह प्लेटें क्या हो रही हैं, विपरीत दिशा में जा रही हैं, यानी दूर जा रही हैं, ठीक है ना। एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर जा रही हैं। और नीचे से क्या निकलता है, लावा निकलता है। इस क्रिया के दौरान जब वो दूर जा रही हैं तो नीचे से क्या निकलता है प्यारे साथियों, लावा निकलता है, ठीक है ना। यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, नीचे से क्या निकलता है, तो लावा निकलता है। अब हम आगे बात करें, निकलता है, और लावा के जमाव से समुद्र के भीतर क्या होता है, लावा के जमाव से समुद्र के भीतर जो है समुद्र के तली पर पर्वत जैसी स्थलाकृति बन जाती है। यानी जब लावा जमता है पानी में, समुद्र में, तो समुद्र के जो भीतर तली होता है, समुद्र का जो तली होता है यानी समुद्र का जो नीतल होता है, उस पर पर्वत जैसी स्थलाकृति बन गई है, जिसे ही मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं। यानी अटलांटिक महासागर में या बीचों बीच में देखा जाए तो पानी में समुद्र के तली में यह पर्वत जैसी स्थलाकृति बन गई है, जिसे मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं। और इस पेटी में सबसे कम तीव्रता के भूकंप आते हैं। याद रखिएगा, इस पेटी में सबसे कम तीव्रता के भूकंप आते हैं। यह पेटी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आइसलैंड से स्टार्ट होती है। यह पेटी जो है आइसलैंड से प्रारंभ होकर दक्षिण में बोएट द्वीप तक यह जाती है। दक्षिण बोले तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बोएट द्वीप तक जाती है। लेकिन इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भूकंप, ठीक है ना, भूमध्य रेखा के सहारे आता है। इस क्षेत्र में जो भी ज़्यादा भूकंप आता है प्यारे साथियों, वो भूमध्य रेखा के सहारे आता है, ठीक है ना। आइए देखा जाए, मुख्य रूप से तीनों पेटी है, लेकिन कुछ अन्य पेटी की भी चर्चा हुआ है। इस पेटी में पूर्वी अफ्रीका के दरार घाटी, जो पूर्वी अफ्रीका प्यारे साथियों मैं फिगर में दिखाऊंगा आगे, आप बने रहिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा प्यारे साथियों। और देखने के बाद पीडीएफ देख लीजिए। टेलीग्राम में जो है मेरे माय टीचिंग पॉइंट टेलीग्राम चैनल का भी नाम है प्यारे साथियों, उस टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, आप वहाँ जाइए पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और प्यारे साथियों, इस पीडीएफ को पढ़ लीजिए। इस वीडियो को थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं देखा जाए तो वॉल्यूम थोड़ा सा, अगर देखा स्पीड थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिएगा। अगर आपको टाइम कम है तो स्पीड बढ़ाकर आप पूरे वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं कि इस पेटी में अगर बात की जाए तो पूर्वी अफ्रीका के दरार घाटी को शामिल कर सकते हैं। पूर्वी अफ्रीका के भ्रंश घाटी में धीरे धीरे फैलाव हो रहा है, अर्थात इसके नीचे जो स्थित प्लेट प्यारे साथियों ये धीरे धीरे पिघल रही है, ठीक है ना। जो
पूर्वी अफ्रीका के दरार घाटी जो है ये भ्रंश घाटी में धीरे धीरे फैलाव हो रहा है और नीचे जो है प्लेटें पिघल रही है और दूर हटने का प्रयास कर रही है, तथा नील नदी घाटी जो है वो भी क्या होती जा रही है, चौड़ी होती जा रही है। यहाँ पे देखिएगा नील नदी घाटी भी क्या होती जा रही है, चौड़ी होती जा रही है। इसी फैलाव के कारण इस भ्रंश घाटी में भूकंप पैदा होते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा अगर देखा जाए तो अन्य में अदन की खाड़ी से पूरा अरब सागर क्षेत्र भी अन्य पेटी में आ जाता है। और उसके बाद थर्ड की बात किया जाए तो अमेरिका का कैलिफोर्निया क्षेत्र भी प्लेटों के संरक्षित किनारे से है। आप याद रखिएगा, ये अन्य पेटी में अगर देखा जाए तो अमेरिका का कैलिफोर्निया जो क्षेत्र है यह संरक्षित किनारों से है, ठीक है ना। यह किससे संरक्षित किनारा उसे कहते हैं प्यारे साथियों, जब प्लेटें जो होती हैं यहाँ पे ऊपर नीचे क्या करती हैं, ऊपर नीचे इस तरह क्या करती हैं, गति करती है, इसको संरक्षित किनारा कहा जाता है, ठीक है ना प्यारे साथियों। इसको संरक्षित किनारा यानी रूपांतरण गति कहते हैं। क्या कहते हैं, रूपांतरित गति कहते हैं, ठीक है ना। तो इस संरक्षित किनारों से है और संरक्षित प्लेटों के सहारे रूपांतर भ्रंश का निर्माण होता है। याद रखिएगा, संरक्षित किनारों के सहारे प्लेटों के संरक्षित किनारे से किस भ्रंश का निर्माण होता है, तो रूपांतर भ्रंश का निर्माण होता है। आप याद रखिएगा, संरक्षित गति को रूपांतरण गति भी कहते हैं। और ये कैलिफोर्निया का जो सैन एंड्रियास भ्रंश है, सैन एंड्रियास जो फॉल्ट है प्यारे साथियों, इसका उदाहरण है, ठीक है। आइए आगे हम पॉइंट देखें, सुनामी क्या होता है। प्यारे साथियों, अगर देखा जाए सुनामी होता क्या है, तो सुनामी की अगर बात की जाए तो यह जापानी भाषा का शब्द है। और यहाँ पे सु यानी TS, यहाँ पे टी से स्टार्ट होता है प्यारे साथियों, TSUNAMI। तो सुनामी में सु जो है यह इसका मतलब है तीव्र तरंग और नामी का मतलब होता है बंदरगाह, है ना। तो यहाँ पे गौर करिएगा, अर्थात वह समुद्री तरंग जो बंदरगाह को प्रभावित करता है उसे सुनामी कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखा जाए सुनामी का जो और बात की जाए, सुनामी का तरंग दैर्घ्य 160 किलोमीटर तक देखा गया है। साथ ही साथ इनकी गति भी अत्यधिक होती है, जो कभी कभी 6 से यहाँ पे देखा जाए तो साथ ही इनकी गति अत्यधिक होती है, जो कभी कभी 6 से 650 किलोमीटर प्रति घंटा भी इसका गति देखा गया है, ठीक है। आगे देखा जाए सुनामी महासागर जो है, सुनामी महासागरीय प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में सर्वाधिक शक्तिशाली हो जाती है। याद रखिएगा, सुनामी जो है महासागरीय प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में सर्वाधिक शक्तिशाली हो जाती है। और यहाँ पे देखा जाए इंडोनेशिया की सुमात्रा जो द्वीप है, 26 दिसंबर, याद रखिएगा डेट, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर के तट के नीचे उत्पन्न सुनामी लहरें भारतीय प्लेट के वर्मा प्लेट के नीचे क्षेपण हो रहा है, ठीक है ना। क्षेपण मतलब जा रहा है और क्षेपण का परिणाम है, ठीक है ना। तो भारतीय प्लेट के वर्मा प्लेट के नीचे जो है सबडक्शन का परिणाम थी ना। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पे 8.9 थी ना, जिसके कारण प्रलयकारी सुनामी लहरों की उत्पत्ति हुई। और इन लहरों के चपेट में इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, श्रीलंका सहित अगर देखा जाए तो कुल 11 देश आते हैं ना, कुल 11 देश इस सुनामी के चपेट में आ गए थे। यहाँ पे अगर बात की जाए तो भारत में तमिलनाडु का जो नागपट्टनम जिला है प्यारे साथियों, नागपट्टनम जिला जो है इस सुनामी से सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। तो ये जो सुनामी है प्यारे साथियों, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है। सुनामी जो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर के तल के नीचे उत्पन्न सुनामी लहरें भारतीय प्लेट के वर्मा प्लेट्स के नीचे क्षेपण का परिणाम थी। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 8.9 थी, जिसके कारण प्रलयकारी सुनामी लहरों की उत्पत्ति हुई। इन लहरों के चपेट में इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, श्रीलंका सहित कुल 11 देश चपेट में आ गए थे। भारत में तमिलनाडु का नागपट्टनम जो है जिला इस सुनामी से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था। आइए आगे देखा जाए जापान की अगर बात की जाए तो जापान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर 11 मार्च 2011 को सदी के सबसे शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी लहरें उठने से भारी विनाश हुआ था। यानी 11 मार्च 2011 को सदी के सबसे शक्तिशाली भूकंप के बाद जो है सुनामी लहरें उठने से भारी विनाश हुआ था। यानी जब समुद्र में भूकंप आया तो उसमें समुद्र में लहरें इस तरह चलती हैं जिसे क्या कहते हैं, उसी लहरों को सुनामी कहते हैं। और यह रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 9 मापी गई थी, ठीक है ना। यहाँ पे देखा जाए जापान का ये शहर याद रखिएगा, मियांगी प्रांत की राजधानी सेंदोई। ये कभी कभी कथन में दे देता है प्यारे साथियों। तो जापान के
मियांगी प्रांत की राजधानी सेंदोई और जापान की राजधानी टोक्यो इस लहर से, इस सुनामी लहर से क्या थी, प्रभावित ये क्षेत्र हुए थे। ठीक है ना। आगे देखा जाए, जापान में भूकंप और सुनामी के कारण फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र में विस्फोट से रेडियोधर्मी रिसाव होने लगा और यह यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु जो हादसा हुआ था प्यारे साथियों, उसके बाद यह सबसे भयावह हादसा माना गया है। तो फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र में विस्फोट हुआ था प्यारे साथियों, उसी सुनामी के कारण, और इस विस्फोट से रेडियोधर्मी रिसाव होने लगा था। और यह जो विस्फोट हुआ था जापान के फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र में, तो यह यूक्रेन के बाद अगर चेर्नोबिल परमाणु हादसा देखा जाए तो यह दूसरा क्या है, यह उसके बाद यह भयावह हादसा माना जाता है। ठीक है ना। इसमें अगर बात की जाए तो एक पॉइंट मिलेगा रेम्स। रेम्स क्या है, तो परमाणु रेडिएशन की शक्ति मापने की इकाई रेम्स कहलाती है। ठीक है ना। परमाणु रेडिएशन की शक्ति मापने की इकाई क्या कहलाती है, तो रेम्स कहलाती है। आगे अगर हम बात करें भारत के भूकंपीय क्षेत्र की सिस्मिक जोन इन इंडिया, सिस्मिक जोन इन इंडिया की बात किया जाए प्यारे साथियों, तो भारत के भूकंपीय क्षेत्र को देखा जाए, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा प्यारे साथियों क्योंकि पूरा कवर करना है इसमें, तो यहाँ पे गौर करिएगा, प्यारे साथियों, भारत के भूकंपीय क्षेत्र कौन कौन है। तो भूकंप के प्रबलता के आधार पर ना भारतीय मानक संस्थान, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट और मौसम विज्ञान विभाग ने क्या किया था कि भारत के मानचित्र जिसमें भूकंपीय क्षेत्रों को दर्शाया गया है प्रकाशित की है। ठीक है ना। यहाँ पे देखा जाए तो वर्तमान में भारत में भूकंपीय क्षेत्रों को 4 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है ना। यहाँ पे गौर किया जाए 4 भाग कौन है, क्षेत्र 2, यहाँ पे देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4, तो भूकंपीय जोन 2 से शुरू है, 2, 3 और 4 और 5। यहाँ पे भूकंपीय जोन 1 जो है यह 2002 में, अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, 2002 में भूकंपीय क्षेत्र 1 को भूकंपीय क्षेत्र 2 में क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया। ठीक है ना। बात करेंगे क्यों मर्ज कर दिया गया है, अभी आगे बात होगी। ठीक है। यहाँ पे आइए प्यारे साथियों देख लिया जाए, तो ये है भारत के भूकंपीय क्षेत्र। तो भारत के भूकंपीय क्षेत्र 2 को हम देखते हैं ना। भारतीय भूकंपीय क्षेत्र, देखिए भूकंपीय क्षेत्र 2 की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में कौन कौन सा एरिया आता है, हम फिगर के माध्यम से भी इसको दिखाएंगे, पहले आप इसको देख लीजिएगा कि इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा एरिया आता है। तो यहाँ पे देखिएगा इस क्षेत्र के अंतर्गत कर्नाटक है, तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र, तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश का कुछ भाग, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा का कुछ भाग, राजस्थान का अरावली क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम भाग आता है। यहाँ पे गौर करिएगा भूकंपीय क्षेत्र 2 के अंतर्गत ये एरिया आते हैं। ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं इस एरिया में मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, उत्तर पश्चिम भाग आता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इस क्षेत्र में 5 से 6 तीव्रता के भूकंप आते हैं। कितने, 5 से 6 तीव्रता के भूकंप आते हैं। इस क्षेत्र में निम्न तीव्रता के भूकंप आते हैं। इसमें देश का 40.93 यानी लगभग 41% क्षेत्र आता है, यानी लगभग 41% क्षेत्र जो है भूकंप जोन 2 में आता है। क्षेत्र का मतलब होता है प्यारे साथियों जोन, तो भूकंप जोन 2 में आता है। ठीक है ना। तो ये रहा भूकंप जोन 2। अब आइए भूकंप जोन 3 की अगर बात करें तो यहाँ पे इस क्षेत्र में 6 से 7 तीव्रता के भूकंप आते हैं। इसके अंतर्गत पूर्वी गुजरात आता है, शेष पश्चिम बंगाल आता है, पश्चिमी राजस्थान आता है, पश्चिमी महाराष्ट्र आता है, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और कृष्णा नदी घाटी एरिया आता है। प्यारे साथियों देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बिहार उत्तर प्रदेश का भी क्षेत्र आएगा, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा नदी घाटी का क्षेत्र बिहार और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आएगा। इस जोन में औसत तीव्रता के भूकंप आते हैं। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ अगर बात की जाए तो इस जोन में औसत तीव्रता के भूकंप आते हैं और यह देश के कुल 30.79 यानी यहाँ भी लगभग 31% क्षेत्र पर यह भूकंप आता है। ठीक है। आइए बात करते हैं, देख लीजिएगा भूकंप जोन 3 की बात किया जाए, देख लीजिए आप एक बार पढ़ लीजिए इसको। उसके बाद आइए बात करते हैं भूकंप जोन 4 यानी भूकंपीय क्षेत्र 4 की अगर बात की जाए प्यारे साथियों तो ये है भूकंपीय क्षेत्र 4। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। भूकंपीय क्षेत्र 4 की अगर बात किया जाए तो प्यारे साथियों इसमें उच्च तीव्रता के भूकंप आते हैं। क्या, उच्च तीव्रता के भूकंप आते हैं। यह 17.49 यानी 17.49% क्षेत्र पर यह भूकंप आता है और इसके अंतर्गत लद्दाख, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, तराई क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल उत्तरी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का उत्तर क्षेत्र और तटीय क्षेत्र आता है। यहाँ पे गौर करिएगा पश्चिम बंगाल का
पश्चिम बंगाल का उत्तरी क्षेत्र और तटीय क्षेत्र तथा सिक्किम क्षेत्र आता है। यहाँ पे एक बार और देख लीजिए इसमें कौन कौन एरिया आएगा, देख लीजिए इसमें उच्च तीव्रता के भूकंप आते हैं। इसमें देश का 17.49% क्षेत्र आता है। इसके अंतर्गत लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली, तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, उत्तरी क्षेत्र और तटीय क्षेत्र तथा सिक्किम क्षेत्र आता है। इसके अलावा गुजरात का कुछ भाग और गोवा भी इसमें आता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात की जाए तो कोयना यानी महाराष्ट्र भूकंप क्षेत्र 4 में आता है। यहाँ पर गौर करिएगा, महाराष्ट्र की कोयना जो है महाराष्ट्र, यह भूकंप क्षेत्र किस में आता है, तो 4 में आता है, ठीक है ना। उसके बाद भूकंपीय क्षेत्र 5 की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत अगर बात किया जाए प्यारे साथियों तो कश्मीर घाटी का क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश का कुल्लू कांगड़ा जिला, उत्तराखंड, उत्तरी बिहार, पूर्वोत्तर भारत, गुजरात का भुज क्षेत्र तथा अंडमान निकोबार द्वीप का क्षेत्र इसमें आता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें भारत के भूकंप जोन 4 में सर्वाधिक तीव्रता भूकंप आते हैं, यानी इस जोन में सर्वाधिक तीव्रता के भूकंप आते हैं प्यारे साथियों, या अति उच्च तीव्रता के भूकंप इस जोन में आते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो देश का 10.79 यानी 10.79% क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। 10.79% क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आता है। इसमें मर्केली स्केल 9 तीव्रता के भूकंप आते हैं। तो 9 तीव्रता यहाँ मर्केली स्केल की बात किया जाए प्यारे साथियों तो भारत में अगर ये भूकंप जोनों को मर्केली स्केल के अकॉर्डिंग बांटा गया है तो 9 तीव्रता के भूकंप आते हैं यहाँ पे मर्केली स्केल के अकॉर्डिंग देखा जाए, ठीक है ना। अगर रिएक्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 7+ तीव्रता के यहाँ भूकंप आते हैं, ठीक है ना। ये रहा प्यारे साथियों देश का अगर बात की जाए, देश का 10.7 यानी 10.79% क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ अन्य बिंदु की बात किया जाए प्यारे साथियों तो यहाँ कुछ अन्य बिंदु की बात की जाए तो भारत के कुल भूभाग का 59% क्षेत्र भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आता है। कितना, पूरे भारत का जो क्षेत्र है उसका 59% क्षेत्र जो है प्यारे साथियों भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय भूकंप क्षेत्र मानचित्र को 1935 में, यहाँ पे पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा, सर्वप्रथम राष्ट्रीय भूकंप क्षेत्र मानचित्र को 1935 में GSIN जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म है जी से जियोग्राफिकल, एस से सर्वे, आई से इंडिया द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय मानक ब्यूरो ने भूकंप, यहाँ पे गौर करिएगा, भारतीय मानक ब्यूरो ने भूकंप क्षेत्र का नवीन मानचित्र 1962 में प्रस्तुत किया था, जिसमें 1970 ईस्वी में क्या किया गया, संशोधन किया गया। बात करेंगे कि 1962 का जो मानचित्र है भूकंप की मानचित्र, इसको 1970 में क्यों संशोधित करना पड़ा, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। ये पॉइंट आप समझिए, 1962 में हमारे देश के भूकंप क्षेत्रों का जो मानचित्र किया गया था उसमें 0 से 6 तक का यानी 7 भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया था। 0 से 6 लेंगे तो 7 आएगा, तो भूकंप क्षेत्र में बांटा गया था। इसमें कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिसमें भूकंप आ ही नहीं सकते, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात किया जाए तो लेकिन 1967 में महाराष्ट्र का जो कोयना क्षेत्र है, महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र है, जो भूकंप वहाँ पे भूकंप आया, उससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि भारत में अब कोई भी क्षेत्र भूकंप से वंचित नहीं है। इसलिए 1970 में संशोधन किया गया और इसमें देश को 1 से 5 तक के भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया। इस संशोधन में 1970 का जो संशोधन हुआ और अब ये 0 से 6 नहीं बल्कि 1 से 5 तक के भूकंप क्षेत्र को बांटा गया और 0 को 1 में मर्ज कर दिया गया, ठीक है ना। और यहाँ पे गौर करिएगा, और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके बाद ये मानचित्र कुछ समय तक चलता रहा, ठीक है ना, और फिर से 2002 में परिवर्तन देखा गया, अर्थात 2002 में भूकंप क्षेत्र में मानचित्र को पुनः संशोधित किया गया। बताएंगे क्यों संशोधित किया गया, आगे पॉइंट को आप देखें, ठीक है ना। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें एक बार और यहाँ पे देखिएगा कि भारतीय मानक ब्यूरो ने भूकंप क्षेत्र का नवीन मानचित्र 1962 में प्रस्तुत किया था, जिसे 1970 में संशोधित किया गया। क्यों, तो 1962 में हमारे देश के भूकंप क्षेत्रों का जो मानचित्र तैयार किया गया था उसमें 0 से 6 तक अर्थात 7 भूकंप क्षेत्र में बांटा गया था। इसमें कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिसमें भूकंप आ ही नहीं सकते, लेकिन 1967 में महाराष्ट्र की कोयना जो भूकंप आया उससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि भारत में अब कोई भी क्षेत्र भूकंप से वंचित नहीं है। इसीलिए 1970 में संशोधन किया गया और इसमें देश को 1 से 5 तक के भूकंप क्षेत्रों में बांट दिया गया। आइए इसमें देखते हैं, इसके बाद मानचित्र चलता रहा और 2002 में परिवर्तन देखा गया। क्यों देखा गया, आइए इसको देखते हैं। तो इस संशोधन का कारण क्या था प्यारे साथियों कि 1993 में महाराष्ट्र के लातूर जो क्षेत्र है वहाँ पे भूकंप आ गया और वहाँ जब भूकंप आया तो लातूर तो भूकंप क्षेत्र 1 में रखा गया था जहाँ भूकंप आ ही नहीं सकता था, लेकिन वहाँ भी भूकंप आ गया। लातूर में भूकंप आया जहाँ ऐसा माना जाता था कि भूकंप नहीं आएगा, लेकिन 1993 में जब लातूर में भूकंप आता है तो पुनः मानचित्र में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी और इसीलिए 2002 ईस्वी में संशोधन करना पड़ा तथा इस संशोधन में भूकंप क्षेत्र 1 को 2 के साथ मिलाकर भारत के भूकंप क्षेत्र
क्षेत्रों को 4 वर्गों में बांट दिया गया। यानी इन संशोधन में जो एक था उसको 2 में क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, ठीक है ना। और यहाँ पे अब वर्तमान में भूकंप क्षेत्र कितने हैं, 4 है, जिसमें 1, 2, 3 और 4, जिसमें भूकंप क्षेत्र 2 आएगा, काउंट 2 से होगा, भूकंप क्षेत्र 2, 3 और भूकंप क्षेत्र 4, भूकंप क्षेत्र 5 आता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर बात की जाए तो भारत के भूकंप क्षेत्रों में बांटने की उपयोगिता क्यों पड़ी, यहाँ पे क्यों उपयोगिता पड़ी प्यारे साथियों, क्यों, क्योंकि देश के भूकंपीय आपदा प्रभावित क्षेत्रों की पहचान की जा सके, ठीक है ना, और नीतियां बनाना, योजनाएं लागू करने में सहायता मिलती रहे, ठीक है। ये सब पॉइंट एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि कथन में जब आता है तो यह बहुत हेल्प करेगा पॉइंट, ठीक है ना। निर्माण कार्यों हेतु दिशा निर्देश दिया जा सकता है, आपदा प्रबंधन में क्या कर दिया जा सकता है, सहायता किया जा सकता है, ठीक है ना। आइए अगर बात किया जाए प्यारे साथियों तो भारत भूकंप क्षेत्र मानचित्र यह है आपके सामने, ये रहा आपका मानचित्र। इसमें अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे देखिएगा जो ये है जो आपका ये इस कलर में जो है, यानी जो पूरा कलरफुल है जो यहाँ पे, इसको 5 हमने लिया है, ठीक है ना। यहाँ पे गौर करिएगा, ये जो कलर वाला एरिया है ये भूकंप जोन क्या है, 5 है। देखिए ये आपका जम्मू कश्मीर, ये कुंगलू कांगड़ा, ये उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत, उत्तरी बिहार, ये उत्तरी बिहार देखिए कलरफुल है, और यहाँ पे भुज यानी कच्छ का भुज एरिया जो है गुजरात का, ये एरिया भूकंप जोन 5 में रखा गया है। उसके बाद भूकंप जोन 2 की अगर बात की जाए तो 5 की बात कर रहा हूँ, ये 5 में आया। भूकंप जोन 4 की बात की जाए, उल्टा यहाँ रख दिया प्यारे साथियों, ऊपर से 5 से मैं स्टार्ट किया हूँ, तो भूकंप जोन जो 4 है इसको मैं इस तरह मैंने इसको डिनोट किया है, ये देखिए इस तरह मैंने इसको डिनोट किया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए भूकंप जोन 4 में तो कौन कौन एरिया आएगा देख लीजिए, आप देख पा रहे हैं इसमें कौन कौन एरिया आएगा, आप देखिएगा इसमें कौन कौन एरिया आएगा। और उस तरह देखा जाए तो किसको मैंने यहाँ पे उस तरह से यहाँ पे कलर किया है, यहाँ पे देखिएगा किस तरह से, देखिए ये वाला एरिया जम्मू कश्मीर लद्दाख, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश आएगा, इसमें आपका दिल्ली पूरा इसी में आएगा एरिया, ठीक है ना। इसी पंजाब कुछ एरिया हरियाणा का आ जाएगा। यहाँ पे देखिए तराई क्षेत्र देखिए यहाँ पे आएगा ये। उसके बाद देखिए उत्तरी पश्चिम बंगाल और सिक्किम एरिया आएगा, वहाँ पे मैं सब पॉइंट को नोट किया हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे तराई क्षेत्र आ जाएगा। और ये देखिए आप प्यारे साथियों, ये पश्चिम बंगाल का ये जो तटीय एरिया है ये भी भूकंपी जोन 4 में आता है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर बात किया जाए तो भूकंपी जोन एरिया यहाँ पे भी ये आपको मिलेगा कोयना वाला एरिया, ठीक है ना, जहाँ पे कोयना में 1967 में ईस्वी में भूकंप आया था, ये भी भूकंप जोन 4 में इसको क्या किया गया है, रखा गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात किया जाए भूकंप जोन 3 की बात किया जाए प्यारे साथियों, तो इसको इस तरह मैं डिनोट किया हूँ, देखिए थोड़ा सा अगर हम बात करें तो इसको इस तरह यहाँ पे देखिएगा, इस तरह हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। तो आइए 3 की बात करते हैं प्यारे साथियों, ये 3 कहाँ है थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो ये पूरा एरिया देखिए, अगर आप बात करें थोड़ा सा और यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, ये एरिया देखिएगा उस तरह मैं बिंदी बनाया ये सब एरिया, ठीक है ना। ये देखिएगा ये उत्तरी राजस्थान हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी एरिया आएगा, छत्तीसगढ़ का उत्तरी एरिया आएगा, झारखंड का कुछ क्षेत्र आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, ये देखिए पश्चिमी राजस्थान आएगा, गुजरात का ये हिस्सा, सौराष्ट्र वाला हिस्सा इसी में आएगा प्यारे साथियों। महाराष्ट्र का ये एरिया देखिएगा, ये महाराष्ट्र का एरिया आएगा, यानी पश्चिमी महाराष्ट्र आ जाएगा प्यारे साथियों। उसके बाद ये आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा, कुछ हिस्सा तेलंगाना का आएगा। उसके बाद अगर बात किया जाए प्यारे साथियों तो केरल, ये कर्नाटक का, पश्चिमी कर्नाटक और केरल एरिया जो भूकंप जोन 3 में आता है, ठीक है ना। उसके बाद भूकंप जोन 2 की बात किया जाए प्यारे साथियों, हाँ भूकंप जोन 3 में अगर बात किया जाए प्यारे साथियों तो यहाँ पे ये देखिए लक्षद्वीप भूकंप जोन 4 में आता है, भूकंप जोन 4 में लक्षद्वीप आता है। उसके बाद भूकंप जोन 2 की बात किया जाए ना, 2 में देखिए कौन है, इसमें किस तरह हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इसको इस तरह बनाकर उसमें हमने क्या किया है, इसको इसमें इस तरह डाउन गोला मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो इसको इस तरह से दिखाया भूकंप जोन 2 को। तो भूकंप जोन 2 को आप देख लीजिए, भूकंप जोन 2 जहाँ पे कम तीव्रता के भूकंप आते हैं, ये देखिएगा भूकंप जोन 2 है प्यारे साथियों। ये राजस्थान अरावली क्षेत्र आ जाएगा, मध्य प्रदेश का पश्चिमी मध्य प्रदेश आ जाएगा, यहाँ पे गौर करिएगा उड़ीसा आ जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है ना। यहाँ पे आंध्र प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना पूरा उसी बेटे में आएगा प्यारे साथियों। कर्नाटक का पश्चिमी कर्नाटक आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा तमिलनाडु एरिया आएगा और ये कर्नाटक एरिया आएगा। तो ये रहा प्यारे साथियों भूकंप जोन क्या है, भूकंप जोन आपका 2 है। तो ये भारत के भूकंप जोन को हमने मानचित्र से दिखाया। आइए थोड़ा सा आप इस तरह इसको देख लीजिए प्यारे साथियों, थोड़ा सा यहाँ पे अगर बात की जाए तो भारत का ये विश्व का अगर बेल्ट की बात किया जाए, हमने वहाँ पे दिखाया हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, ये आप इसको समझने की कोशिश करिए, इसको ये रहा आपका, ठीक है। ये देखिएगा प्यारे साथियों, तो ये रहा आपका जो वहाँ पे हमने पेटी के बारे में बात किया था प्यारे साथियों कि भूकंपी पेटी जो है, ये देखिएगा एक पेटी है, क्या ये एक पेटी है, आप देख पा रहे हैं कि प्लेट 1 यानी प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है, यहाँ पे अगर बात की जाए प्यारे साथियों तो इस प्लेट को थोड़ा सा देखिएगा, इधर यूरेशिया है, इधर क्या है प्यारे साथियों, तो इधर यूरेशिया ये है और ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अभिसरण हो रहा है, देखिए ये अभिसरण हो रहा है। इसका कलर थोड़ा देखिए, मैं यहाँ पे सर्किल नुमा इस तरह बनाया हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभिसरण हो रहा है। और ये अगर देखा जाए तो प्रशांत महासागर के हिसाब से ये क्या पश्चिमी एरिया है, और इसके इधर देखा जाए तो ये क्या है, पूर्वी एरिया। ये जो दिख रहा है
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है ना। तो इस तरह पूरा ये है आपका प्रशांत महासागरीय पेटी, ठीक है ना, जो कि महासागरीय बेल्ट है प्यारे साथियों। यह यूरेशिया से टकराता है प्यारे साथियों, और यह ऑस्ट्रेलिया से भी इस बेल्ट टकराता है, और यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से भी बेल्ट क्या होता है, टकराता है, ठीक है ना। तो ये अगर बात की जाए, उसके बाद अगर देखिएगा ये तो यूरेशियन प्लेट है, और ये देखिए इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बात किया जाए, देखिए इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बात किया जाए तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये इंडिया है, तो ये भी अभिसरण हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा था प्यारे साथियों, अभिसरण हो रहा था, और यहाँ भी यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच क्या हो रहा है, अभिसरण हो रहा है, ठीक है ना। तो अभिसरण जो होता है यहाँ भी अभिसरण के माध्यम से होता है वहाँ पे, और अभिसरण ये बेल्ट है, ठीक है ना। और गौर करिएगा जो भारत का जो बेल्ट आ रहा है, ये जो आ रहा है ये प्यारे साथियों, ये मध्य महाद्वीपीय पेटी है, यहाँ पे अभी हम दिखा रहे हैं आपको, ये मध्य महाद्वीपीय पेटी है, ठीक है, देखिएगा ये मध्य महाद्वीपीय पेटी है प्यारे साथियों, ये देखिए। और यहाँ से अगर बात की जाए तो यहाँ से शुरू हो रहा है बेल्ट केप वर्डे से, और ये भूमध्य सागर होते हुए आल्प्स पर्वत, कैस्पियन सागर, ठीक है ना, काला सागर, और इस तरह काकेकस पर्वत, ये हिमालय होते हुए, ये आप देखिएगा पूर्वोत्तर भारत होते हुए, ये जाकर प्रशांत महासागर बेल्ट में ये मिल गया, उस पेटी में जाकर क्या हो रहा है, मिल गया है। तो ये है मध्य महाद्वीपीय पेटी है, मध्य महाद्वीपीय बेल्ट है प्यारे साथियों। इसमें अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट यहाँ अभिसरण कर रहा है, और यहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एशियन प्लेट यहाँ क्या हो रहा है, अभिसरण हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात किया जाए तो ये है आपका ये मध्य अटलांटिक कटक, ये मध्य अटलांटिक कटक प्यारे साथियों, अटलांटिक महासागर में यहाँ पे अवसरण हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अवसरण हो रहा है। इसीलिए जो ज्वाला या लावा निकल रहा है इस महासागर में, नीचे क्या पर्वत जैसे एक संरचना बना है जिससे कटक का निर्माण हुआ है, और ये हिंद महासागर में देखिए कटक है, जिसको कहते हैं कार्लसबर्ग कटक, ठीक है ना, कार्लसबर्ग कटक कहते हैं प्यारे साथियों। ये देखिए नजका प्लेट है ये, ठीक है ना। तो ये एक बार अगर देखा जाए तो ये अपसारी गति यहाँ पे हो रहा है। तो ये रहा प्यारे साथियों पूरा भूकंप के बारे में। उम्मीद आप एक बार इस नोट्स को पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद नोट्स को पढ़ने के बाद एक बार ये अगर आपको कम टाइम मिले तो इसको आप थोड़ा सा क्या करिएगा, इसका स्पीड बढ़ा लीजिएगा, और एक बार इसको देख लेंगे, क्योंकि सुनी हुई चीज़ें जो होती है दिमाग में सेट हो जाती है। तो ये रहा पूरा यहाँ पे भूकंप के बारे में। अब इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे प्यारे साथियों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम भूकंप से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं प्यारे साथियों, उन सभी क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस सेट यानी उसका हम MCQ कराएंगे। तो मिलते हैं प्यारे साथियों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।